हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। रिसेंटली अभी नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया 2026 के एग्जाम के लिए। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की पक्की स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। सीट्स हमारे पास बहुत कम होंगी। एक अटेम्प्ट है, मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाले हैं। सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट वो मैं बताऊंगा। अपनी बात करूं तो मैंने नाबार्ड का 2018 का एग्जाम क्लियर किया था, जिसमें 93 मार्क्स मेरे प्री में आए थे और 150 मार्क्स मेरे मेंस में आए थे। तो मैंने किस तरह से पढ़ाई करी, किस तरह से आप लोगों के लिए सही है, मैं इसके अंदर आप लोगों को वही सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें वीडियो में। ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। पैटर्न की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर एक प्री एग्जाम होगा, फिर एक मेंस एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में बात करें तो 40 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 30 आएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 30 आएंगे रीजनिंग के। ये जो अभी 2026 का नोटिफिकेशन है उसका स्क्रीनशॉट लिया है मैंने ये। ठीक है, तो ट्रेडिशनल जो आपका 30 35 35 का होता था बाकी बैंकिंग एग्जाम में, 30 35 35, यहां पर वो नहीं होगा। यहाँ पे 40 30 30 है। अब जब रीजनिंग और मैथ्स में आपको 20 मिनट में 30 सवाल करने हैं, दैट मीन्स आपको 30 30 पूरा अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए 40 सवाल के लिए 20 मिनट हमारे पास मोर देन एनफ होता है। 100 में से पूरे 100 सवाल आपको करने हैं। करना कैसे है वो तरीका मेरे पास है। मेंस की बात करें, मेंस में आप देखिए 30 मिनट में 30 सवाल आपको रीजनिंग के करने हैं, 30 मिनट में 30 सवाल आपको क्वांट्स के करने हैं। जनरल अवेयरनेस 25 मिनट 50 सवाल, कंप्यूटर नॉलेज 20 मिनट 40 सवाल, सबसे ज्यादा जरूरी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आएगा इसमें 50 नंबर का, जिसमें आपको 3 सवाल करने होंगे। मेंस का टारगेट हमारा 150 से 170 नंबर का है। आपकी इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छी है, आप 170 तक स्कोर करिए। अगर एवरेज एवरेज भी है तो आप 150 तक स्कोर करिए। इसमें हमारे पास एसे आएगा, प्रेसी राइटिंग आएगी और लेटर आएगी मेंस की इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में। ठीक, अब इसमें एक चीज देखिए, मेंस में इंग्लिश का सब्जेक्टिव नहीं है। इंग्लिश आपको सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम में चाहिए, तो इंग्लिश के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। प्री की इंग्लिश कंपैरेटिवली बहुत इजी आती है। मेंस में इंग्लिश आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में है। बट मेंस में जो स्कोरिंग सेक्शन है हमारा वो जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर से। जीए 50 नंबर का और कंप्यूटर 40 नंबर का। कैसे करना है इसकी बात करते हैं, बट उससे पहले हम लोग एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कि पिछले 2 बार की जो एग्जाम मैंने देखे हैं, जिसमें से एक एग्जाम मैंने खुद भी दिया है, क्लियर भी किया है, उसकी हम लोग बात करते हैं। अब इसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक सारी बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जो जीए का सेक्शन है, कंप्यूटर का सेक्शन है, इसको प्री के बाद से करते हैं। नहीं, हमें ये प्री से पहले से शुरू करना है। वी हैव टू स्टडी बोथ दीज सेक्शंस बिफोर प्री एग्जाम। जनरल अवेयरनेस भी और कंप्यूटर्स भी, दोनों ही चीजें हम लोग प्री से पहले से करना शुरू करेंगे। दिस इंक्लूड्स योर स्टैटिक ऑल्सो, दिस इंक्लूड्स योर एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी ऑल्सो। जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको पढ़ना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ना है, बैंकिंग से रिलेटेड पढ़ना है, सब कुछ आपको डे 1 से शुरू करना है। यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम डे 1। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, आप लोग रिवाइज करिए। अगर नहीं किया हुआ है तो अभी टाइम है, अभी आप लोग शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हमारी कट ऑफ्स रही हैं, क्या हमारा इसका सेक्शनल आता है, किस सेक्शन को कैसे तैयार करना है, वो सब कुछ अब हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम लोगों ने मेंस में दो अलग अलग चीजें देखी है। पहली हम लोगों ने देखी है जीए सेक्शन में, दूसरा हम लोगों ने देखा है इंग्लिश के सेक्शन में। जीए सेक्शन में अगर बात करें तो जीए सेक्शन में आप लोगों का करंट अफेयर्स तो आएगा ही आएगा जनरल अवेयरनेस में। साथ में इसमें बोला है एग्रीकल्चर, रूरल और बैंकिंग। तो बैंकिंग जो है ये तो आपका रेगुलर आता ही आता है, जो बैंकिंग अवेयरनेस है। इसके वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। रूरल डेवलपमेंट की और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की मैंने पीडीएफ में कंपाइल कर रहा हूं। वीडियोस में भी 1 या 1.5 हफ्ते बाद आने शुरू हो जाएंगे, ये आप लोगों को मेरे पास मिल जाएगा। करंट अफेयर्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कौन से महीने के कैसे शुरू करने हैं, प्रोवाइड आप लोगों को पूरा सेक्शन में करूंगा। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में हमारे पास 3 चीजें आएंगी। एक आएगा लेटर, एक आएगा प्रेसी राइटिंग और एक आएगा एस्से। अब इसमें जो एस्से आने के इस बार के चांसेस ज्यादा लगते हैं वो आएगा एग्रीकल्चर बेस्ड एस्से आएगा। और एग्रीकल्चर बेस्ड भी अगर स्पेसिफिकली आप बात करो तो जो हमारे पास एमजीएन रेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल मिशन था, क्योंकि इसका काफी ज्यादा अभी पार्लियामेंट में हुआ था डिस्कशन, इसके नाम चेंज किया गया, स्कीम को मॉडिफाई करा गया, तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है डिस्क्रिप्टिव के लिए। ये हम लोग सारा करेंगे। लेटर, कुछ सैंपल लेटर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा।
प्रेसी राइटिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा करनी कैसे है, बट देन प्रेसी राइटिंग सिखाई नहीं जा सकती, ये आप लोगों की खुद की अंडरस्टैंडिंग से आएगी। जो एक अच्छी चीज है कि मेंस में इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में आप ये मानकर चलिए कि आपको इसमें 80% मार्क्स लेकर आने ही आने हैं। कैसे लेकर आने हैं, मैं कुछ आप लोगों को सैंपल एसेस दूंगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड भी दूंगा, फाइनेंस रिलेटेड भी दूंगा और कुछ जनरल टॉपिक्स के दूंगा। सिमिलरली आप लोगों को मैं कुछ लेटर सैंपल लेटर्स प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए किस तरह से आप लोगों को राइटिंग अप्रोच रखनी है। बट इसकी डिस्क्रिप्टिव की बात हम लोग प्री के बाद करेंगे, प्री से पहले हम डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं करेंगे। बट जीए हमें प्री से पहले शुरू करना पड़ेगा। जीए के लिए आप लोगों को मेंस तक का वेट नहीं करना है। सारी गलती ही यही होती है कि बच्चे जीए प्री के बाद करते हैं। प्री से पहले डे 1 ऑफ प्रिपरेशन से आपको जनरल अवेयरनेस शुरू करनी है। ये रिसेंटली पिछला एग्जाम 2022 में हुआ था, ठीक है, 6 नवंबर 2022 का नाबार्ड की वेबसाइट से ये अवेलेबल है, वहां पे आप देख सकते हैं। प्री की कट ऑफ हमारी यूआर की ये जा रही है, ठीक है, हम लोग सिर्फ इसमें यूआर की बात करेंगे। वेस्ट बंगाल की आप कट ऑफ देखो आपकी 82.25 है, यूपी की कट ऑफ देखो आपकी 83 है, ठीक है। आप इससे कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी ज्यादा जा रही है। दिल्ली की कट ऑफ यूजुअली हाईएस्ट होती है, 84 मार्क्स है। यूआर के लिए दिल्ली 84 है। हमारा टारगेट अगर हम लोग 100 अटेम्प्ट करते हैं, मान लेते हैं इंग्लिश में आपके 5 या 6 सवाल गलत भी हो जाते हैं, आप 6 सवाल अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम गलत मान लो। इस तरह के पेपर में जैसे पिछली बार आया था, 6 सवाल आपके गलत भी हो जाएंगे तो आपके 94 मार्क्स तो ये रहेंगे इसके 6 नंबर कट होने पे, और फिर आपका नेगेटिव का 1.5 मार्क्स भी इसके अंदर जाएगा, तो आपका 92.5 मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप इतना लेकर आते हैं, आप देखिए आप सारी स्टेट्स की यूआर की कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है या यूआर है। अगर आप यूआर की कट ऑफ क्लियर करेंगे, आपके सारे पेपर क्लियर होते चलेंगे। हमारा टारगेट यूआर की कट ऑफ है। मेरे से प्लीज आप लोग टेलीग्राम पर ये मत पूछिएगा कि सर यूआर की कट ऑफ हमें क्यों करनी है, या फिर हमारी एससी की कट ऑफ कितनी जाती है, एसटी की कट ऑफ कितनी जाती है। मैं सिर्फ और सिर्फ यूआर की कट ऑफ की बात करूंगा यहाँ पे आप लोगों से। ये हमारे पास मेंस की कट ऑफ है। मेंस की कट ऑफ के इसके अंदर सिलेक्शन के साथ साथ वेट लिस्ट की भी कट ऑफ दिखाई गई है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसका डिटेल पीडीएफ डाल दूंगा जो नाबार्ड की वेबसाइट का अवेलेबल है। यहाँ पे फॉन्ट साइज लिमिटेशन की वजह से थोड़ा छोटा आ रहा है, बट अगर मैं देखूं तो उड़ीसा की कट ऑफ 142.50 गई है, ठीक। दिल्ली की कट ऑफ यहाँ पर नहीं थी कोई, इसके अलावा 135 ये महाराष्ट्र की गई है, 135 पॉइंट समथिंग। तो मोर और लेस हमारी 142 हमारे पे तमिलनाडु की गई है। मोर और लेस 142 हमारा मैक्सिमम कट ऑफ का एरिया जा रहा है। हमारा टारगेट 150 तो है ही है। पिछले साल के जैसे पेपर में अगर हम 150 मार्क्स लेकर आते हैं, हमारा सिलेक्शन श्योर शॉट है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तक हम लोगों ने कट ऑफ का एक आइडिया लिया और इसके पेपर पैटर्न का आइडिया लिया। ये हमारी 2018 की कट ऑफ है। 2018 की अगर आप लोग ये कट ऑफ देखें तो हमारे पास न्यू दिल्ली के लिए कट ऑफ गई थी 83.25। इसके अलावा हमारे पास आंध्रा की कट ऑफ गई थी 82 मार्क्स, और इसके अलावा अगर आप इससे ज्यादा कट ऑफ देखें तो हमारे पास कहीं नहीं जा रही है। मैंने पर्टिकुलरली ये पेपर उत्तराखंड से दिया था। उत्तराखंड में 4 सीट थी और इन 4 सीट्स में मैंने 100 अटेम्प्ट्स करे थे प्री के अंदर, और मेरे जो इसके अंदर मार्क्स आए थे 93 पॉइंट समथिंग था, पॉइंट मेरे को याद नहीं कितना था। आई स्कोर्ड अराउंड 93 पॉइंट समथिंग मार्क्स इन प्रिलिमिनरी एग्जाम। फिर उसके बाद अगर हम ये मेंस की कट ऑफ की बात करें, मेंस की कट ऑफ आप देखिए यूपी की गई है 144.75, इसके अलावा उत्तराखंड की गई थी 143.5, और मेरे इसके अंदर जो मेंस के अंदर स्कोर करे थे मैंने 150 पॉइंट समथिंग गए थे। एग्जैक्टली पॉइंट समथिंग की मुझे वैल्यू नहीं याद, बट इट वाज 150 पॉइंट समथिंग मेरे खुद के मेंस के, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट 2018, ठीक है। अब अब इसमें जो आप लोगों को क्वांट्स का सेक्शन है, क्वांट्स या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपको हमने क्या देखा था, 30 सवाल 30 मिनट 30 मार्क्स, ये हम लोगों को स्कोर करना है। क्वांट्स आप लोगों को पूरा मेरे पास मिलेगा विश्वास क्लासेस पर। फिर इसमें एक सेक्शन आएगा कंप्यूटर अवेयरनेस का। कंप्यूटर अवेयरनेस आप लोगों को पूरा विश्वास क्लासेस पर मिलेगा। मैंने कुछ सैंपल वीडियोस डाले हुए हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के, डिटेल्ड वीडियोस, इनकी पीडीएफ और इनके एमसीक्यूज, ये सब कुछ मैं अभी फॉर्मुलेट कर रहा हूं नाबार्ड और आरबीआई असिस्टेंट को देखते हुए। ये मटेरियल मैं आप लोगों को बना के वीडियोस और पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। तीसरा पार्ट आता है इसका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को हम लोग समझते हैं हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। एक बार हम लोग इसमें समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इसके अंदर जब जीए सेक्शन की हम लोग बात करते हैं, जीए में हमें इसके अंदर 3-4 चीजें करनी है। पहला है करंट अफेयर्स,
सीए हम लोग इसे बोलेंगे। दूसरा आता है स्टैटिक जीके, जो हमारे पास करंट के साथ साथ होती है कवर, जिसमें आपके मिनिस्टर्स आ जाएंगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, रिवर साइड सिटीज आ जाएंगी, कई बार कुछ हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। तीसरा पार्ट आता है बैंकिंग अवेयरनेस, जो हमारा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जिसमें आपकी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से लेके प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स क्या होते हैं, मनी मार्केट क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, वो सब कुछ आता है। चौथा इसमें जो स्पेशली दे रखा है विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर स्पेसिफिक जो आपका स्टैटिक का पार्ट आएगा, इसके सिलेबस के अंदर हमें कुछ चीजें अलग से पढ़नी होती हैं, जैसे सॉइल, सॉइल हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इरिगेशन, इरिगेशन हम इसके अंदर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर का बेसिक जिसे हम लोग एग्रोनॉमी बोलते हैं, एग्रोनॉमी हमें इसके अंदर पढ़ना होता है। फिर इसके बाद हमारे पास इसमें एक टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट्री, ये टॉपिक हमें पढ़ना होता है, और इनसे रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स। ये सारा पार्ट आप लोगों को मेरे थ्रू मिलेगा, कोई इसके चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा, इसके वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। बैंकिंग अवेयरनेस मेरे पास है, करंट अफेयर्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टैटिक जीके में आप लोगों को दूंगा, एआरडी रिलेटेड सब कुछ दूंगा। तो जनरल अवेयरनेस का पूरा सेक्शन आप लोगों को मेरे थ्रू मिल जाएगा इसमें। फिर ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। अब इसमें बात आती है कि जनरल अवेयरनेस हमें कितने टाइम से करनी है। मेंस जो हमारा एग्जाम आ रहा है, मेंस आ रहा है इसका अप्रैल मिड में, अप्रैल मिड में इसका मेंस एग्जाम है। एग्जाम से पहले के 4.5 महीने हमारे पास, मतलब इसको इस तरह से ब्रेक करिए, 3.5 मंथ्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पीछे का 1 महीना मॉडरेट इंपॉर्टेंट है, और उससे पीछे का 1 महीना ओके ओके है। तो ये 5.5 महीने हमें करने हैं। 3.5 महीने हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट मीन्स जनवरी से हमें करना है। देन दिसंबर, दिसंबर में आप लोगों को एमसीक्यूज की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी दिसंबर पढ़ा हुआ है, तो जहां से भी पढ़ा है आप लोग वहां से रिवाइज करिए। नवंबर, नवंबर में आप लोगों को एमसीक्यूज की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने जो करंट अफेयर्स बनाने शुरू करे हैं जनवरी से शुरू किए हैं। नवंबर ऑनवर्ड्स आप लोगों को करंट अफेयर्स करने हैं। नवंबर दिसंबर की वेटेज बहुत ज्यादा नहीं आएगी, बट जनवरी ऑनवर्ड्स वेटेज बहुत ज्यादा है करंट अफेयर्स की। और बाकी जो मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा अपने इसी चैनल पर, स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस ऑलरेडी यहाँ पर है काफी सारी, बैंकिंग अवेयरनेस मैंने पूरी कराई हुई है। स्टैटिक जीके की वीडियोस मैं आप लोगों को मार्च के महीने में प्रोवाइड करूंगा। बाकी करंट अफेयर्स के साथ साथ कैसे करनी है वो मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस में भी आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक ही सैंपल क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह का क्वेश्चन ये असिस्टेंट के प्री में आया है। ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग पोर्टल से लिए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे को अलग अलग बच्चों ने भेजे हैं। तो जहां से भी जिन भी लोगों ने क्वेश्चंस गैदर करके अपनी वेबसाइट्स पे, अपने पोर्टल्स पे डाले हैं, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इंक्लूडिंग जिनसे मैंने खुद पढ़ाई करी है, उन टीचरों ने ये सारा काम करा है, मेहनत करी है। ऑल द क्रेडिट गोज टू देम फॉर दीज सैंपल क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक मिक्सचर है 156 लीटर का, दूध और पानी इसमें है, 7:6 का रेशियो है मिल्क और वाटर का। कितने लीटर पानी इसमें मिलाना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो 14:13 हो जाए। अब आप लोग कैसे सॉल्व करते आए हैं अभी तक मुझे नहीं पता, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा अपने एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। मैं इसको आधा सवाल क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे, चलो शुरू करते हैं एक बार देखना, और टाइमर के साथ देखते हैं कि कितनी देर लग रही है और कितनी देर में मैं कहां तक पहुंचता हूं। A mixture contains 156 liters of milk and water in the ratio 7:6. 7 और 6 13, 13 मतलब 156, 12 वैल्यू आ गई। How many liter of water must be added to the mixture so that the ratio of the milk to water become 14:13। 14:13, मिल्क में कोई चीज नहीं तो वैल्यू 14:12 हो गई ऊपर वाली। 12 मतलब 6 हो गया, 14 से 13 गए, एक का चेंज आया, एक की वैल्यू 6। 20 सेकंड के करीब मेरे को लगा है। मैंने क्या करा इसके अंदर, समझने की कोशिश करते हैं। 156 लीटर मिल्क और वाटर का रेशियो था 7:6। जैसे ही मैंने ये नंबर देखे 156, 7 और 6, ये दोनों नंबर देखते ही मेरे को सीधे एक नंबर दिखाई देगा 13, और 13 के साथ क्योंकि मैंने ये 156 पढ़ा था, मेरे को दूसरा नंबर दिखाई देगा 12। स्क्रीन पे नहीं लिखा है, मुझे हवा में दिख रहा है नंबर। नंबर आपको तैरता हुआ दिखना चाहिए या आपके मन में होना चाहिए। पेन नहीं उठाना है इन सवालों पे, पेन उठाओगे आपका ये 20 सेकंड का सवाल 30 सेकंड ले लेगा। प्रैक्टिस इतनी एग्जॉस्टिवली मैं आपको कराऊंगा कि ये सवाल ओरली आप कर लो 20 सेकंड से, हद से ज्यादा 22 से 23 सेकंड। तो जैसे ही मैंने ये देखा कि ये वैल्यू 12 हो जाएगी, ये वैल्यू 13 है, मेरे को दिख गया कि 7 और 6 है,
फिर आगे जैसे ही मैंने पढ़ा कि कितना पानी हमें मिलाना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो 14:13 आ जाए। मैंने देखा कि पानी मिलाया है, मिल्क में चेंज नहीं आया, तो 7 की वैल्यू 14 करनी पड़ेगी, मुझे बाय डिफॉल्ट करनी पड़ेगी। तो ये पढ़ते ही मुझे ये नंबर 7 और 6 नहीं दिखकर 14 और 12 ये नंबर दिखाई देगा। जैसे ही 14 और 12 दिखा, मेरा 13 से तो वैल्यू डबल हो ही गई, ये वैल्यू हाफ हो जाएगी, 12 की जगह मुझे 6 दिखेगा। क्यों? 14 और 12 हुआ 26, 26 इंटू 6 होता है 156। ठीक है, अब मैंने देखा कि 14 12 से सीधे 14 13 पर आना है, मेरे अंदर सिर्फ ये चेंज आया 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू 6 मेरे को यहाँ दिख गई। मैं सीधे ऑप्शन में देखूंगा कि कौन से ऑप्शन पे 6 लिखा है और मैं 6 को मार्क कर दूंगा। इतनी सी देर का सवाल है। इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको पेन चलाना पड़ेगा तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा वीक है। ऐसे ही और अगला सवाल देखने की कोशिश करते हैं। मैं 5-6 सवाल लेकर आया हूं और इन सवालों में हम लोग आरबीआई असिस्टेंट प्री से लेकर आरआरबी पीओ मेंस के सवाल हम इसी तरह से करने की कोशिश करेंगे। पेन भी चलाएंगे बट कम से कम पेन चलाएंगे। पेन का जो यूज होगा वो हमें मिनिमम रखना है, क्योंकि हमें 2-2 सेकंड करके अपने बचाने हैं। आपने 4 सवाल में अगर 2-2 सेकंड बचा लिए तो आप एक सिंप्लीफिकेशन का, एक अप्रोक्सीमेशन का आप सवाल कर पाएंगे। 10 सवाल में आपने अगर 2-2 सेकंड बचा लिए तो आप उसमें 11वां सवाल भी अटेम्प्ट कर लेंगे, और वो एक सवाल सही और एक सवाल गलत के बीच में बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। चलिए अगला एक और सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, अ मैन बाइज 2 वॉचेस फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ 4000। एक घड़ी उसने 20% प्रॉफिट पे बेच दी, मतलब 5 की 6 हो गई। अगली उसने 10% लॉस पे बेची, मतलब 10 की 9 हो गई। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में मतलब 5% प्रॉफिट हुआ। तो जैसे ही मेरे को 3 नंबर दिखे ना कि ये प्रॉफिट हो रहा है, ये दूसरी चीज है, और ये बीच की वैल्यू हो गई, तो ये देखते ही मेरा दिमाग दौड़ना चाहिए कि ये एलिगेशन से सॉल्व होगा। स्पेलिंग एलिगेशन की मुझे नहीं पता सही क्या होती है, हम एलिगेशन ऐसे लिख लेते हैं, है ना। स्पेलिंग तो मैटर नहीं करती ना इस एग्जाम में, कॉन्ट्स के अंदर। तो मुझे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पता है कि क्या होता है, कॉन्सेप्ट मुझे पता है, बट मैं नंबर देख रहा हूँ, मैं पेन नहीं चला रहा हूँ। मैं नंबर देख रहा हूँ कि 10% लॉस हुआ मतलब -10, 20% प्रॉफिट हुआ मतलब +20, 5 इसकी ओवरऑल वैल्यू आ गई, 5 ओवरऑल वैल्यू आ गई, मतलब अब आप इसके सिर्फ मन में सोचो, -10 -5 हो जाएगा, है ना भाई। जो कम वाली वैल्यू होती है उससे, है ना, उसको हम माइनस करते हैं, और जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उस, मतलब इस तरह से रहता है ना हमारा एलिगेशन। क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, डियरर होता है, चीपर होता है, मीन वैल्यू होती है। ये हमारा डियरर माइनस मीन होता है, ये हमारा मीन माइनस चीपर होता है, यही तो रहता है। तो -10 के साथ अगर मैं 5 को देखूंगा तो मुझे वो 15 दिखाई देगा, नहीं देगा। इसको अगर मैं एलिगेशन की फॉर्म में लिखूं 20 -10 और 5, तो क्या ये वैल्यू मुझे 15 दिखाई नहीं देगी, ये वैल्यू मुझे 15 दिखाई नहीं देगी, ये कुछ ऐसी ही आएगी ना वैल्यू। तो ये वैल्यू मुझे देखनी है, लिखनी नहीं है। प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि क्वेश्चन पढ़ते ही ये वैल्यू हमें दिखे। जरा मैं इसको रब कर दूं एक बार, जो ये लिखा है इसको रब कर देते हैं। तो ये वैल्यू मुझे देखनी है, कैसे देखूंगा? जैसे ही मैं देखूंगा कि ठीक है, 2 घड़ी खरीदी 4000 की, उसने पहली घड़ी बेची 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट देखते ही मेरे मन में ये एलिगेशन तो आएगा नहीं। मेरे मन में क्या आएगा कि 20% की वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू 5 से 6 हो जाना। दूसरी 10% लॉस पर बेची, मतलब वैल्यू होता है 10 से 9 हो जाना। ये क्या होता है ये हम रेशियो की क्लास से समझ जाएंगे। और आप लोगों ने जिन्होंने रेशियो करा है ढंग से, जिनको आता है, पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप लोगों को पता है मैं ये क्या कह रहा हूँ। ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन का 5% प्रॉफिट। ये लाइन पढ़ते ही मेरे दिमाग में दौड़ेगा कि ये 5 6 और 10 9 मैटर नहीं करता, सीधे एलिगेशन लगेगा 20 5 -10, क्योंकि मैंने ये लॉस पढ़ लिया है ना कि ये लॉस है। 20 5 -10 देखते ही मुझे दोनों तरफ 15 15 दिखेगा, क्योंकि जो -10 है 5 में से उसे माइनस करूंगा तो वो 5 माइनस माइनस का 10 मतलब 5 + 10 हो जाएगा, और 20 - 5 हो जाएगा। तो ये पढ़ते ही मुझे दोनों तरफ 15 15 दिखाई देना चाहिए। दोनों तरफ अगर मैंने 15 15 देख लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि 1:1 है और इसकी कॉस्ट 2000 रुपए है। क्या करा? क्या मैंने इसमें पेन चलाया? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे कुछ लिखना पड़ा? बिल्कुल नहीं। मुझे सिर्फ क्वेश्चन को रीड करते हुए ट्रांसलेट करा। आप लोगों ने ट्रांसलेशंस पढ़े होंगे ना, एक होती है हिंदी टू इंग्लिश, ये एक ट्रांसलेशन होती है। एक होती है इंग्लिश टू
मैथ्स सॉरी इंग्लिश टू हिंदी, ये एक ट्रांसलेशन होती है। हमारी ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू मैथ्स। और कहां पर हो रही है ये? हवा में। हम अपने क्वेश्चंस को हवा में सॉल्व कर रहे हैं। हमें पेन नहीं चलाना, पेन भी चलाएंगे जहां जरूरी होगा वहां पेन चलाएंगे, कम से कम पेन चलाएंगे। एग्जाम में आपसे गलती ना हो, हम इतनी एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे अगर मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, आप मुझे ऑडियो में उसका आंसर करो। पहले लिख के करो, लिखने के बाद आपने जो करा है वो ऑडियो में समझाओ। मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से नंबर लिखकर भेज देते हैं सॉल्यूशन के लिए। हमें नंबर नहीं चाहिए, पेन ही तो नहीं चलाना है। जहां पेन चलाना होगा वहां पेन चलेगा, बाकी सारा सॉल्यूशन आप लोगों को ओरली करना है। उसी चीज की हम प्रैक्टिस डालेंगे। इसीलिए 90 डेज का टाइम लिया है हमने इसके अंदर। 20 दिन में आप बेसिक्स करेंगे, फिर बेसिक्स को आप एडवांस करोगे, और फिर आप 20-20 दिन करके उसमें ओरली करना शुरू करोगे। आगे चलते हैं, चलिए अगला एक और सवाल देखते हैं। एवरेज मार्क ऑफ 13 पेपर इज 80। अब ये सवाल एवरेज का आ गया। एवरेज मार्क्स ऑफ 13 पेपर इज 80। पहले 7 पेपर का 84 है, ठीक है, और लास्ट 7 पेपर का 70 है। अब ये देखते मेरे दिमाग में क्या आएगा? मेरे दिमाग में आएगा कि जो 7th पेपर है वो हमेशा बीच का होता है इस तरह के सवालों में। 7वें पेपर को मैंने यहां से भी काउंट करा और यहां से भी काउंट करा है, कुछ इस तरह का करा है, ठीक है। 7th पेपर के नंबर निकालने हैं मुझे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 13 पेपर है, 14 पेपर्स नहीं है। तो 7 इसमें दोनों तरफ से काउंट हो रहा है, दोनों तरफ से काउंट हो रहा है, तो मतलब इसके अंदर भी 7 काउंट हो गया, इसके अंदर भी 7 काउंट हो गया। एवरेज 80 है, मुझे इसमें एलिगेशन वगैरह कुछ नहीं लगाना, मुझे सिर्फ इतना करना है, ये देखना है कि इस 7वें के पास कितने नंबर कम या ज्यादा हुए। जब 80 नंबर की हमारी बात हो रही थी, ये 84 है, तो ये 4 नंबर ज्यादा, हर पेपर के 4 नंबर हमने इसे दे दिए, मतलब 28 हो गया इसके पास ज्यादा। कितने से ज्यादा? 80 से ज्यादा। 80 तो एवरेज है ही है, बाकी भी हमने इसके पास मान लिया। आखिरी जो 7 पेपर है, सॉरी, ये 80 और 28 मिला के कितने हो गए? 108। ये चीज हम लोग अपने मन में सोच सकते हैं, कैसे सोचना है अभी क्वेश्चन करके बताएंगे। आखिरी के 7 पेपर में 70 है, मतलब सब पेपर में 10-10 नंबर कम है एवरेज से। सब पेपर में 10-10 नंबर कम है, तो 7 पेपर में कितने हो गए? 70 कम हो गए। तो 28 ज्यादा हुए, 70 कम हुए, 108 हमारे पास हो चुका था, 70 इसमें से कम होते ही हमें 38 दिख जाएगा कि आंसर आ गया इसका 38। जहां भी ऑप्शन 38 होगा मैं वो मार्क कर दूंगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है एक बार क्वेश्चन रीड करके फिर देखते हैं, ठीक है। टाइमर शुरू करते हैं और टाइमर के साथ इसे करते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 पेपर इज 80। द एवरेज मार्क ऑफ फर्स्ट 7 पेपर इज 84, तो 7 चौक 28। लास्ट 7 पेपर इज 70, 7 धाम 70। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन इन द 7 पेपर। 28 और 80 108 हो गए, 108 में से 70 मेरे को माइनस करना पड़ गया, 38 आंसर आ गया। हार्डली 12 सेकंड का टाइम लगेगा। आप 5 सेकंड और ले लो इसके अंदर, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, बट प्रैक्टिस हमें ऐसे ही करनी है। हमें इसको हर चीज लिख के हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। हम हर टॉपिक को 3 से 4 राउंड में करेंगे। पहला राउंड आप लिखोगे, लिख के सॉल्व करोगे। दूसरा राउंड जो लिखा है उसको ओरली भी बोलोगे। तीसरा राउंड ओरली बोलोगे जिसमें मिस्टेक्स भी होंगी। चौथा राउंड हम परफेक्ट हो जाएंगे ओरली करने में। कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करना आप लोगों का काम है। एक और सवाल देखते हैं, ये अभी हम आरबीआई असिस्टेंट प्री, क्लर्क प्री इस लेवल पर हैं। एक और सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। 60 वुमेन अलोन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 28 दिन। 80 वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 28 दिन। 40 मैन एंड 40 वुमेन एक साथ काम कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं इतना देखूंगा मुझे क्या दिखेगा? 60 मैन 40 मैन। मेरे को ये 60 और 40 ना दिख के 3:2 दिखेगा। जैसे 3 और 2 दिखा, मेरी नजर 28 को देखते ही बोलेगी कि ये 42 है, क्योंकि हम 40 की बात कर रहे हैं। ये 3:2 है, तो ये हमारा 2:3 में जाएगा। 2 की वैल्यू 28 और 3 की वैल्यू 42। साथ में जैसे ही 80 वुमेन और 28 दिन में देखूंगा, मुझे 40 वुमेन का देखते ही 56 दिखाई देगा। अब मुझे सिर्फ ये दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, 42 और 56। और 42 और 56 देखते ही मेरा दिमाग सीधे सीधे बोलेगा 14 इंटू 3, 14 इंटू 4। इतना
मेरे को सॉल्व करना है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। अब इसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि आइडेंटिकल वर्किंग कंडीशन में ये कितने टाइम में वर्क कंप्लीट करेंगे, तो ये मुझे दिखना चाहिए 14 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4, 7 टू 14, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 आंसर आ गया। हार्डली 20 सेकंड का सवाल है। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आया, एक बार मैं इसको थोड़ा सा सही से करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाता हूँ पहले कि ऐसा सवाल हम करते कैसे हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड होता है हमारा शॉर्टकट्स वाला भी, वो क्या बोलता है, 60 लोग हमारा 28 दिन में काम कर रहे हैं, तो 40 लोग कितने दिन में करेंगे, है ना। तो 40 मैन का हमारा हो जाएगा 42 डेज। 42 डेज तक कैसे आया, इतना बेसिक हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, उसके लिए बेसिक वाले वीडियोस अलग हैं। 80 वुमेन 28 दिन का काम करेंगी, तो 40 वुमेन कितना टाइम लेंगी, यहाँ पे 40 वुमेन की बात करेंगे तो ये 56 दिन लेंगे। दोनों का हम एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 14 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 14 इंटू 4 इंटू 3। मैं थोड़ा एलसीएम को इसी तरह से लिखने की कोशिश करता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, आप लोग भी ऐसे लिखेंगे तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 3 7, 7 टू 14, 2 चौक 8, 8 3 24। इसी तरह से करते हैं ना। और यही सब हम इस तरह से ना करके हम ऐसे करेंगे। इट इज गिवन दैट 60 मैन अलोन कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 28 दिन, 80 वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 28 दिन। इफ 40 मैन एंड 40 वुमेन, 40 मैन 60 मैन 28 दिन, मतलब मन के अंदर ये 42 हो गया। 80 वुमेन 28 दिन, 40 मैन मन के अंदर 56 हो गया। और ये वैल्यू मन के अंदर ही 14 इंटू 3 और 14 इंटू 4 होनी चाहिए। अब यहाँ पे चाहे तो आप एलसीएम लिख लीजिए, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो एलसीएम भी आप मन में सोच सकते हैं। 14 इंटू 3 इंटू 4 और 3 और 4 मिला के 7 होता है, 7 दूनी 14, 2 3 6 चौक 24। कुछ इस तरह से हमें अपने सवाल करने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आरआरबी पीओ मेंस लेवल के देखते हैं जो 2022 में 23 में एग्जाम्स में आए हैं। वो क्वेश्चन भी मैं यही बताऊंगा। मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोरा के थ्रू, कुछ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके थ्रू मैंने पढ़ाई की थी, सारा क्रेडिट उन्हीं लोगों का है, मेरा इन क्वेश्चंस में कोई क्रेडिट नहीं है। बस क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटेजीज मेरी अपनी खुद की थी, क्योंकि मैं लिखने में आलसी था, मेरे को लिखना अच्छा नहीं लगता, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। मैं ओरली प्रैक्टिस करता था और ओरली प्रैक्टिस करते करते मेरी स्पीड बन गई। आगे के सवाल देखते हैं। अब यहां से हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो मेमोरी बेस्ड मुझे अलग अलग आरआरबी पीओ मेंस के एग्जाम के मिले थे। इन क्वेश्चंस की क्रेडिबिलिटी बस इतनी है कि कुछ बच्चों ने ये मेरे को भेजे हैं और कुछ मेरे को कोरा पर मिले हैं, कोरा पे और रेडिट पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। ए, बी और सी के पास टोटल 60 कार्ड्स हैं। ए के पास 25 कार्ड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो सी के पास है वो 5 लेस देन दैट ऑफ बी है। इतना करते मेरे दिमाग में क्या घूमना चाहिए, मुझे हवा में दिखेगा कि टोटल 60 कार्ड हैं, ए के पास 25 हो गए, तो बी और सी के पास टोटल मिला के 35 कार्ड हो गए। और जैसे ही मैं ये देखूंगा कि सी हैज इज 5 लेस देन दैट ऑफ बी, ये नंबर देखते मुझे 35 के ब्रेकअप दिखेंगे 20 और 15, मतलब बी के मेरे पास 20 हो गए और सी के 15 हो गए। ये जो लिखा है ये मुझे लिखना नहीं है, एग्जाम में सिर्फ मुझे देखना है। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते इतना सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए कि ए के पास 25, बी के पास 20 और सी के पास 15। अब बोला गया है कि कितने कार्ड्स ऐड किए जाएंगे सी के साथ सो दैट रेशियो ऑफ कार्ड ए बी एंड सी बिकम 5:4:6। 5 और 4 नंबर देखते ही मुझे दिखना चाहिए कि 25 और 20 तो सही चल रहा है ना, खाली इसे मेरे को एक नंबर बनाना है। कितना नंबर बनाना है, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, तो 6 पंजे 30 बनाना होगा। सी के पास ऑलरेडी 15 है, तो कितने हो गए उसके पास, 30 करने के लिए 15 कार्ड और ऐड कर दूंगा, आंसर आ गया 15। इसी तरह से सवाल हमें सॉल्व करना है आगे। और 2-3 सवाल देखते हैं आरआरबी पीओ मेंस के। सारे सवाल नहीं है, सिर्फ कुछ सवाल है। कुछ सवाल इस तरह के इजी भी होंगे, कुछ में हमें पेन ज्यादा चलाना पड़ेगा, हमारे लिए वो क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस का अगर आपके पास कोई इससे ज्यादा बेटर मेथड हो जो मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा इजी या कम टाइम लगाने वाला हो, तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम पर बताइए, हम अप्रोच को चेंज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये मेरी अप्रोच है जिस तरह से मैं ऐसे सवालों को सॉल्व करता हूँ। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176। ठीक है, अब जैसे टॉप और बॉटम ऑफ अ सिलेंडर की मैंने बात करी, तो हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर का शेप तो पता ही होता है ना, ऊपर भी इसका सर्कुलर होता है टॉप और बेस भी सर्कुलर टॉप होता है। 176 मतलब दोनों साइड का एरिया हो गया 2 पाई आर ऊपर का और 2 पाई आर नीचे का।
ये सिर्फ अभी सोचा जा रहा है। और 176 अगर एक साइड की मुझे बात करनी हो, क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं आगे लाइन पे जाऊंगा, इफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, इतना तो मुझे दिखेगा ही ना स्क्रीन पर, तो वॉल्यूम पढ़ते मुझे समझ आ जाएगा कि इसके आधे को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2 पाई आर को मैं अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, और 2 पाई आर की वैल्यू यहां पर कितनी है मेरे पास, 176 का आधा होता है 88, 88 इंटू हाइट जो है वो इसका वॉल्यूम होगा। और इसका वॉल्यूम कितना है यहाँ पे देखते ही, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3528 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वैल्यू जो है 3528 पाई की हो गई है। पाई को मैं 22/7 यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। 22 से यहीं पे मैं से 4 टाइम्स कैंसिल कर दूंगा, 4 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, और 7 से भी से कैंसिल कर दूंगा। 7 5 35, 0 4 और 4 से जैसे ये जाएगा 125 और 126, हाइट 126 आ गई, यहीं पर हाइट 126 आ गई है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3/4 द साइड ऑफ स्क्वायर। 3/4 द साइड ऑफ स्क्वायर का मतलब है कि 126 जो है 3 की वैल्यू है, तो मतलब 1 की वैल्यू 42 और 4 की वैल्यू 168। सिर्फ इतना करते ही मेरा आंसर 168 आ जाएगा। ये हमने लिखा है, कम से कम लिखा है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे ऐसा, हम देखेंगे। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहा है 176। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, जैसे ही वॉल्यूम आया मेरे दिमाग में ये 176 जो है सीधे 88 घूमेगा इनटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3528 पाई, ये हो गया 3528 इंटू 22/7। 7 से मैं इसको डायरेक्ट काटूंगा 504, 22 से मैं इसे काटूंगा 4, है ना। तो हाइट की वैल्यू आ गई 504/4। मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी। ये 3/4 है स्क्वायर का, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ क्या कंडीशन थी ना। अब यहाँ पे ये 3/4 स्क्वायर का दे रखा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द, ये हमें निकालना है। अब यहां पर मैं इसको जरूर काट दूंगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा कि इसको मैं इंटू 4/3 भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं इसको कट करके भी 3/4 कर सकता हूँ। वो हमारी कैलकुलेशन की मर्जी होगी कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरा क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल करूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी 126, और 126 का मतलब ये और 126 देखते ही मेरी वैल्यू 168। आप किस तरह से करेंगे आप लोग देखेंगे, मैं इस तरह से आप लोगों को सवाल सिखा पाऊंगा। अगला सवाल देखते हैं। अब ये एक सवाल देखने की कोशिश करते हैं। इसमें बोलता है कि अमित ने x रुपए इन्वेस्ट करे हैं और सुमित ने 7,000 इन बिजनेस में 5 महीने के बाद। तो पहली चीज आ गई 5 महीने का एक हमारे पास आ गया 5 मंथ। ये अभी हमने सिर्फ मन में सोचा है, 5 महीने बाद कुछ हुआ है। अमित इंक्रीजेस इनिशियल कैपिटल बाई 50%, मतलब 5 महीने तक उसकी वैल्यू x थी, तो इसके बाद कितनी हो गई 1.5x हो गई। आफ्टर 2 मोर मंथ्स, अब मतलब अब शुरू से 7 महीने हो गए। सुमित डिक्रीजेस इन्वेस्टमेंट बाय 30%, मतलब पहले 7,000 थी, कब तक 7 महीने के लिए। 5 यहाँ पर आया था, दूसरा ब्रेक ये और 2 महीने बाद, 7 महीने हो गए टोटल। 7 महीने बाद सुमित की जो इन्वेस्टमेंट थी 30% कम हो गई, मतलब 7,000 से 2,100 कम हो गया, तो 4,900 रह गया, है ना। यहां तक पढ़ते हुए मेरे दिमाग में क्या नंबर घूम रहे हैं, x इंटू 5 और 1.5x, दूसरी तरफ 7,000 इंटू 7 और 4,900। एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर होते ही मेरे मन में क्लियर हो गया कि जो x की वैल्यू है वो है x इंटू 5 प्लस 1.5x इंटू 7। 1.5x इंटू 7 क्या हो जाएगा, 15 7 105, तो 10.5। मतलब ये मेरे को क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू है 15.5x। ये मेरे दिमाग में बैठ गया, मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है, ये सिर्फ 15.5x मुझे याद रखना है यहाँ पे। आगे जैसे यहाँ पर हम आए थे, अब हम इसकी बात कर रहे थे। इसका हमें था कि 7,000 इंटू 7 49,000 हो गया, और 4,900 इंटू 5। अब जैसे मैं सोचूंगा 7,000 इंटू 7 49,000 और 4900, मतलब 4,900 इंटू 5, मेरे को दिखेगा कि 49,000 को मैं 4900 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और नीचे जो बचे हुए 5 महीने का टाइम है वो 4900 इंटू 5। तो जो टोटल निकल कर आया ये 4900 इंटू 10, मतलब 4,900 इंटू, सॉरी 15, 10 ऊपर और 5 नीचे, 4,900 इंटू 15। ये मेरा रेशियो ऑफ कैपिटल हो गया या फिर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये फिगर मैं लिख दूंगा बस,
ये फिगर यहां तक पढ़ते पढ़ते मैंने लिख दी है, यहां तक मैं कैसे आया इन फिगर तक, ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आया। यहाँ पे बताया कि अमित का शेयर 1550 है, टोटल प्रॉफिट इतना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वैल्यू 1550 तो मेरे को दिख ही गई, ये वैल्यू दिख गई ना। और 3020 में से 1550 माइनस करेंगे तो देखो 1550 में आप 1500 जोड़ते तो 3050 हो जाता, मतलब 1500 से 30 वैल्यू कम, मतलब 1470, ये वैल्यू 1470 आ जाएगी। इतना मैंने लिख दिया। ये कितना जाएगा, 100 टाइम जाएगा, सीधे सीधे जा रहा है ना। 49 के टेबल को अगर मैं देखूं तो 49 के टेबल को अगर मैं 3 से जाता हूं तो 147 आता है, ये 30 हो जाएगा और ये वैल्यू 2 हो जाएगी। अब मैं इसे देखूंगा, ये 100 है, ये 100 है, ये 2 है, तो x की वैल्यू कितनी दिखेगी, 100 इंटू 100, 10,000 बटे 2, 5,000, इतनी सी वैल्यू दिखेगी। इतना सा सवाल है, मेरे ख्याल से आधे मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं है। अगर हम इसे जल्दी जल्दी करते तो कैसे करते, अमित ने इन्वेस्ट किया है x रुपए, सुमित ने इन्वेस्ट किया 7,000 रुपए, 5 महीने बाद अमित ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा दिया, मतलब 5 महीने बाद 5x हो गया और अब 1.5x चल रहा है। और उसके भी 2 महीने बाद, मतलब 7 महीने बाद बात कर रहे हैं, सुमित ने डिक्रीज कर दिया 30%, मतलब 7 महीने का हो गया 49,000। ये मेरे मन में मुझे दिखना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, जरूरत है तो आप क्वेश्चन के साथ साथ बोल लो, एग्जाम में बोल के लिखो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने सारे एग्जाम बोल बोल कर दिए हैं। हाँ, तो यहां तक हमारे पास हो गया था कि ये इसका 5 महीने के लिए x है, फिर इसका 1.5x पर मंथ चल रहा है, और इसका 7 महीने तक के लिए 4900 हो गए, सॉरी 49,000 हो गया। उसके बाद 4900 बचे हुए महीने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर, मेरे को ऑलरेडी पता होना चाहिए था कि इस तरह के सवाल में ज्यादातर एंड ऑफ द ईयर आता है, फिर भी मैंने कंफर्म कर लिया। तो एंड ऑफ द ईयर पे पहुंचने पर अमित का जो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया वो 5x प्लस 1.5x इंटू 7, क्योंकि 7 महीने बचे रह गए ना, तो ये मेरा 15.5x आ गया। मैंने 15.5x यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे जब मैं चल रहा था तो 49,000 इसका एक आया था, और फिर बचे हुए 5 महीने के लिए 4900 इंटू 5, ये फिगर 49,000 4900 इंटू 5, ये देखते मैं देखूंगा कि 4900 इंटू 15 ये हो गया है दोनों का कैपिटल। अब यहाँ पे मैंने ये लिखी है पहली चीज। आगे मैं देखूंगा कि अमित का शेयर 1550 है, इसके नीचे मैंने 1550 कर दिया 1550, और इसके नीचे कितना हो जाएगा बचा हुआ, दोनों नंबर को देखूंगा, बचा हुआ मुझे 1470 दिखाई देगा। 1470 दिखाई देते ही मैं देखूंगा कि 49 3 जा 147 होता है, ये 100 बचा रह गया, और ये वैल्यू 100 ऑलरेडी है ना। 30 से ये करूंगा तो 2 हो जाएगा, ये 50, तो आंसर मेरा सीधे 5,000। इतनी सी देर का सवाल है, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इससे ज्यादा टफ आए हों हमारे एग्जाम में, आए भी होंगे, आफ्टर ऑल आरआरबी पीओ मेंस का सवाल है। बट अगर इस तरह का भी सवाल हमारे पास आ रहा है तो ये हमें इतनी सी देर में ही करना है, ताकि हम आगे के सवालों के लिए अच्छे से टाइम मैनेज कर पाए। अब ये आप लोग देखिए यहां तक, और बाकी आने वाले सवालों से कि हमें किस तरह से करना है। आगे थोड़े से सवाल देखते हैं। एक ये सवाल देखते हैं, इसमें है ए और बी किसी पार्टनरशिप में जा रहे हैं, इन्वेस्ट किया है x प्लस 1800 x माइनस 1200 फॉर द सेम टाइम पीरियड, रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए टू डेट ऑफ टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ पे ए और बी का ना देखे, ए और टोटल प्रॉफिट दे दिया है, कितना है 8:11, हमें इसकी x की वैल्यू बतानी है। इस सवाल को देखते ही मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि ए का प्रॉफिट 8 है, टोटल 11 है, तो बी का प्रॉफिट 3 होगा, ये मैं सोचूंगा सिर्फ। और तीनों के बीच में क्योंकि और कुछ चेंज नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तीनों के बीच में फर्क है 5 का, और इसी 5 के फर्क को अगर मैं यहां देखूं तो ये फर्क मुझे 3,000 दिख रहा है, मतलब 5 की वैल्यू 3,000 हो गई, एक की वैल्यू 600 हो गई, यही हुआ ना। एक की वैल्यू 600, तो इस पूरे 8 की वैल्यू कितनी हो गई 4800। अब तक तो मैंने सिर्फ सोचा ही है, 4800 इसकी वैल्यू हो गई। मैं देखूंगा पूछा क्या है, एक्स की वैल्यू पूछी है, ये मेरा 4800 है, तो इसका एक्स एक्स कितना हो जाएगा 3,000, आ गया आंसर। इस तरह से हवा में हमें अपने सवाल सॉल्व करने हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, आप लोगों के भी क्वेश्चन हवा में सॉल्व होने लगेंगे। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, हमारे मन में बैठ जाएगा हमें करना क्या है क्वेश्चन पढ़ते हुए। एक और सवाल देखते हैं। अमर while traveling to his childhood village covers 100 kilometer journey in two parts. First part he traveled in AC car, remaining he covered in non AC car. AC कार का रेंट 7 रुपए पर किलोमीटर है, नॉन एसी का 3 रुपए पर किलोमीटर है, टोटल रेंट उसने 340 पे करा है, तो नॉन एसी कार का बताओ। एलिगेशन से सवाल सॉल्व होगा, बट हमें एलिगेशन लगाना नहीं है, हमें एलिगेशन बोलना है।
7 के हिसाब से पूरा करता 700 जाता, 3 के हिसाब से पूरा करता क्योंकि 100 किलोमीटर जर्नी है, कैलकुलेशन इजी है। 7 के हिसाब से पूरा करता 700 जाता, 3 के हिसाब से पूरा करता 300 जाता। 700 300 340 तीन नंबर मेरे को दिखे हैं, तो एक नंबर मेरा कितना हो गया, एक नंबर मुझे 40 दिखेगा और एक नंबर 360 दिखेगा। एक नंबर 40, एक नंबर 360। मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ 1:9 आ रहा है। 1:9 मतलब एक पार्ट मेरा इसका 10 किलोमीटर हो गया, दूसरा पार्ट मेरा 90 किलोमीटर हो गया। तो मतलब जो ज्यादा रुपए पे ट्रेवल करा है, क्योंकि नंबर्स में देख रहा हूं ना, ज्यादा रुपए पे जो ट्रेवल करा है वो मेरा 10 आंसर आ गया। हार्डली 20 सेकंड का सवाल है आरआरबी पीओ मेंस का। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इसमें आपको टाइम लगाने की जरूरत पड़ेगी। एक और सवाल देखते हैं। रमेश स्पेंड 16% ऑफ हिज अलाउंसेस ऑन बुक्स, ठीक है। ही स्पेंड रिमेनिंग अमाउंट ऑन ट्रेवलिंग एंड ट्यूशन इन द रेशियो 4:3, ठीक है। इफ डिफरेंस ऑफ मनी स्पेंट ऑन ट्रेवलिंग एंड ट्यूशन इज 602, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ हिज अलाउंस। हमें दो चीजें हो गई, पहला अप्रोक्सीमेशन का काम करना है, दूसरा इसमें कुछ और दे नहीं रखा तो जो कुछ है यही डेटा है। दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है, एक की वैल्यू 602 हमें दी हुई है। क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट पे काम कर रहे हैं हम इसे 600 मान लेंगे। 600 मानते ही ये मेरे को 7 जो है ये मेरे को 4200 दिखाई देगा, है ना। 7 4200 दिखाई देगा ना। 4 + 3 7, 7 की वैल्यू 4200। और जैसे ही मैंने 16% ये देखा था, मुझे पता चल गया था कि रिमेनिंग अमाउंट 84% है। 84% की वैल्यू 4200 मतलब उसका आधे का 100। 84 का आधा 42 और इसका 100 मतलब 42 का 100 कितना 4200। तो पूरे का वैल्यू कितना 100% थी, 100 का आधा हुआ 50 और 50 का 100 कितना हुआ 5000। आंसर आ गया 5000। ओरली सॉल्व करना है, कुछ करने की ही जरूरत नहीं थी इसके अंदर तो। और अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें एक सवाल आता है कि हम लोगों को डेली डेली क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को 1 to 20 डेज तक का मैं डेली टारगेट बता रहा हूँ। उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्वांट्स मेरे थ्रू आपको मिल जाएगा या जहां से भी आप करते आ रहे हैं आपको वहां से मिलेगा। रीजनिंग के लिए मैंने लिखा हुआ है, इंग्लिश के लिए मैंने लिखा हुआ है, जीए के लिए मैंने लिखा हुआ है। अब इसके अलावा जो कंप्यूटर्स है और जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर आप मेरे वीडियो से कर सकते हैं, ठीक है। वीडियोस में आप लोगों को नेक्स्ट संडे के बाद से एज इन फरवरी से वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। फरवरी 1 ऑनवर्ड्स मेरे वीडियोस आएंगे। फिर कंप्यूटर्स की बात करते हैं। कंप्यूटर्स की मैं आपको पहले पीडीएफ दूंगा। आई वांट कि आप लोग पीडीएफ को पढ़ें, एटलीस्ट 2 बार उस पीडीएफ को आप लोग रीड करें। जब पीडीएफ आपकी 2 टाइम्स रीडिंग हो जाएगी पीडीएफ कंप्यूटर्स की, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियोस आएंगे, तब आप लोग वीडियोस प्लस एमसीक्यूज ये आप लोग कंप्यूटर्स के करने शुरू करेंगे। एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज, एग्री प्लस स्कीम्स के जो एमसीक्यूज होंगे ये हम लोग पोस्ट प्री एग्जाम करेंगे। रिवीजन इसका प्री एग्जाम के बाद करेंगे, बट एग्रीकल्चर की स्टडी आपको डे 1 से करनी पड़ेगी। डे 1 से करनी पड़ेगी। पीडीएफ मैं आप लोगों को इसकी ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियोस मैं आप लोगों को इसके थोड़े से टाइम के बाद दूंगा। मेरे को एटलीस्ट 1 हफ्ता लगेगा वीडियोस रेडी करने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी ऑक्यूपाइड हूं आरबीआई ग्रेड बी के बैच में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट डे का शेड्यूल रहेगा। पहले दिन क्वांट्स में हमें रेशियो करना होगा, रेशियो के कम से कम 50 क्वेश्चन। मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, मेरे ही वीडियो में अप्रोक्सीमेटली 75 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इन वीडियो के क्वेश्चंस को भी 2 बार कर लेते हैं अगर, तो आपका रेशियो टॉपिक इटसेल्फ, सिर्फ और सिर्फ रेशियो की बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप और मिक्सचर्स की नहीं, रेशियो का टॉपिक आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट अब आपको क्या करना है, आपको सब कुछ डेली करना है। रीजनिंग में आप डेली 10 सीटिंग अरेंजमेंट या पजल्स करेंगे, और 10 का मतलब होता है 10 सेट, जिसमें एक सेट के अंदर 5 सवाल होते हैं या 4 सवाल होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्यूशन बनाकर नहीं छोड़ना है, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट या पजल का अरेंजमेंट बनाने के बाद हमें उसके सवाल भी सॉल्व करने होते हैं, वो भी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो वो प्रैक्टिस हमें करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हमें एडिटोरियल नहीं पढ़ना, एडिटोरियल नहीं पढ़ना, हम सीधे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। क्योंकि एडिटोरियल आप लोग जब पढ़ते हो, एक तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, दूसरा आपने रीड कर लिया, उसे कॉम्प्रिहेंड तो नहीं करा। आपको एग्जाम में सवाल करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ देना। तो पढ़ के सवाल तब करोगे जब प्रैक्टिस ही आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की करोगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, 2 क्लोज टेस्ट करने हैं। करंट अफेयर्स आपको डेली लिखना शुरू करना पड़ेगा।
डेली मैं कोशिश करूंगा कि हर ऑल्टरनेट डेज एटलीस्ट मैं 2-2 3-3 दिन का क्लब करके आपको दूं, तो आप लोग उस तरह से करेंगे। प्लस स्टैटिक बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पहले दिन से करनी है। हमारे पास करंट अफेयर्स के अलावा 3 चीजें हमें करनी है। पहली है बैंकिंग अवेयरनेस, जिसे हम स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस बोलते हैं। दूसरा है स्टैटिक जीके, ये भी हम विद द टाइम करेंगे। तीसरा है कंप्यूटर्स, ये भी हम लोग टाइम के साथ साथ करेंगे। तो एक तीनों में से कोई एक चीज आपको डेली करनी ही करनी है। स्टार्टिंग हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस से करेंगे। ठीक है, पहले दिन का शेड्यूल क्लियर हो गया। दूसरे दिन की बात करेंगे तो क्वांट्स में हम लोग परसेंटेज करना है। हमें परसेंटेज के वही 50+ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट पजल, अगेन इसके 10 सेट्स करने हैं हमें। इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 क्लोज टेस्ट। कैसे करना है? सोर्स आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लीजिए, सोर्स इसकी योर चॉइस, यूट्यूब चैनल इसका योर चॉइस। मुझे अगर कोई इंग्लिश पढ़ाने वाला पर्सन मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। अगर नहीं मिलता, मुझे इंग्लिश शुरू करने में टाइम लगेगा, क्योंकि उससे पहले मुझे क्वांट्स पूरा करना है, डेली का करंट अफेयर्स कराना है। तो इंग्लिश या रीजनिंग के लिए मेरे को टाइम लगेगा। इंग्लिश और रीजनिंग के लिए इनिशियली आई एम नॉट योर गाय। करंट अफेयर्स हमें डेली करने ही करने हैं, बैंकिंग अवेयरनेस करना है। डे 3 पे चलेंगे। अभी तक हमने रेशियो और परसेंटेज कर लिया। रेशियो के साथ रेशियो अकेला नहीं होता, पार्टनरशिप भी होती है, एजिस भी होता है, मिक्सचर्स भी होता है। तो हम रेशियो एंड पार्टनरशिप, प्राइमरी फोकस हमारा पार्टनरशिप पर है, बट रेशियो का हल्का सा रिवीजन करते हुए इनके भी 50+ सवाल करने हैं और 20 सिंप्लीफिकेशन। अब यहां से हम लोग सिंप्लीफिकेशन शुरू कर देंगे। जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है हम एडिशनल लेकर चलेंगे हमेशा। थर्ड डे हमें सिंप्लीफिकेशन से शुरू करेंगे। चाहे सिंप्लीफिकेशन से मेरा मतलब है सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन, कुछ भी। 10 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स करने हैं, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 50 फिलर्स करने हैं। 50 फिलर्स आप जब डेली, अब ये 3 दिन हो गए, 6 रीडिंग के आपने कॉम्प्रिहेंशन कर लिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश की आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, अब तक नहीं करे होंगे तो विद द टाइम करेंगे। तो 50 फिलर्स आप यहाँ कर सकते हैं। सही होगा गलत होगा वो सेकेंडरी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। फोर्थ डे की बात करेंगे तो यहाँ पे हम एज प्रॉब्लम्स करेंगे। एज प्रॉब्लम भी रेशियो से काफी हद तक जुड़ा होता है। बेसिक प्रॉब्लम्स तो हम रेशियो के क्वेश्चंस में ही सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा हम लोग अलग से एज प्रॉब्लम्स करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, पजल्स करेंगे 10-10 सेट। इसके अलावा यहाँ पे आप 20 सिंप्लीफिकेशन और ऐड करेंगे, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, पैराजंबल्स करेंगे, 2 पैराजंबल्स और 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप करंट अफेयर्स करेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस को टॉपिक करेंगे, पार्ट 1 कुछ नहीं है इसमें, बैंकिंग अवेयरनेस करेंगे। डे 5 की बात करेंगे तो अब परसेंटेज हमने करा ही था, परसेंटेज के 8-10 क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए हम लोग प्रॉफिट लॉस करेंगे। यहाँ प्रॉफिट लॉस होगा। सिंप्लीफिकेशन आप यहाँ भी कर सकते हैं, और जहां पे सिंप्लीफिकेशन नहीं लिखा वहां पे आपको मैं कुछ ट्रिक्स दूंगा याद रखने के लिए। ट्रिक्स क्या? बेसिक कैलकुलेशन है, वो आपको याद रखेंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट पजल 10 क्वेश्चन। अभी तक हमने रीजनिंग का मिसलिनियस नहीं छुआ है, प्राइमरी हमारा रीजनिंग का पार्ट यही रहेगा। फिर इंग्लिश की 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल्स। इंग्लिश में जो हम लोग मेन चीजें करेंगे ना, आरसी करेंगे, पैराजंबल्स करेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे। इसके अलावा एडिशनल हम कुछ भी विद द टाइम करते रहेंगे। जीए के डेली करंट अफेयर्स, स्टैटिक बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस। डे 5 में रेशियो के साथ एवरेज मिला के करेंगे। डीआई की क्लास, डीआई के कुछ वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। अप्रोक्सीमेटली 30 डीआई के सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, 30 सेट्स टोटल प्री के। बाकी मैं विद द टाइम कुछ और प्रोवाइड करूंगा। जब तक मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप डीआई के लिए कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं। क्लास नहीं होगी तो आप खाली डीआई की प्रैक्टिस करिए। हमें एटलीस्ट 5 सेट डीआई एक बार में करना है। डीआई के 5 सेट आप लोगों को करने हैं। रीजनिंग की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट पजल वीडियोस आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश के 2 कॉम्प्रिहेंशन और 2 सेंटेंस कंप्लीशन। तो आप ये देखिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हमें डेली करना ही करना है। उसके अलावा एडिशनली आप कुछ भी करिए इंग्लिश में। डेली करंट अफेयर्स करने ही करने हैं, स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस करनी ही करनी है। डे 7 में रेशियो को हल्का सा अपना कॉन्सेप्ट देखते हुए सीधे हम लोग जाएंगे मिक्सचर एलिगेशन पे। डीआई करेंगे, साथ में सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स करेंगे, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 50 फिलर्स।
डेली करंट अफेयर्स करेंगे, स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस करेंगे। इसको डबल एल कर देते हैं, फिलर्स। 7th डे पे हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे। एग्जाम में नंबर सिस्टम का भी अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, स्पेसिफिकली मेंस में नंबर सिस्टम आ जाता है। एक बार इस टॉपिक को करके हम कंप्लीट कर देंगे। डीआई करेंगे, साथ में नंबर सीरीज का मैं आप लोगों को वीडियो बना कर दूंगा। अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन होंगे नंबर सीरीज के एक वीडियो में। कैसे जल्दी करना है, क्या लॉजिक्स होते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स के साथ साथ यहां पर आपको अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब आप इनपुट आउटपुट करेंगे, 2 से 3 सेट एटलीस्ट आपको इनपुट आउटपुट करने हैं। चाहे तो आप यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट पजल के सेट को कम करके 5 कर दीजिए और इसको आप 5 सेट इनपुट आउटपुट कर दीजिए। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए। किसी भी टॉपिक पे वीडियो करेंगे, टॉपिक से मतलब है यहाँ पे जो ग्रामर वाले टॉपिक्स होते हैं। किसी भी टीचर का कोई भी टॉपिक देख के, चाहे नाउन का करिए, सेंटेंस वर्ब करेक्शन करिए, या कुछ टीचर्स हैं जिनके कुछ रूल्स हैं, मेरे को नाम एग्जैक्टली नहीं पता उन लोगों के, निमिषा मैम है शायद, और या ऐसे और भी टीचर्स हैं जिनके कुछ रूल्स हैं, नंबर ऑफ रूल्स, उनका आप कर सकते हैं इंग्लिश। वो सब लोग बहुत अच्छे टीचर्स हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको करने ही करने हैं, स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस करनी ही करनी है। 9th डे को हमने क्वांट्स में बफर रखा है। अर्थमेटिक का टॉपिक हमारा बफर है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे ही करेंगे, डीआई की क्लास करेंगे। बफर इसलिए रखा है कि पिछले टॉपिक्स में कुछ भी इशू है, लास्ट का कोई टॉपिक आप किसी वजह से नहीं कर पाए, मैं किसी वजह से कोई टॉपिक टाइमली आपको नहीं दे पाया, तो इसलिए एक बफर डे यहाँ पे रखा है। रीजनिंग का वही रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट डेली करना है। साथ में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आप 5 सेट्स कर लीजिए। इंग्लिश की बात करें, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 क्लोज टेस्ट। डेली करंट अफेयर्स करेंगे, स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस करेंगे। 10th डे पे SICI करेंगे, इसके क्वेश्चंस होंगे, डीआई के आप लोग करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स आप लोग करेंगे, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 पैराजंबल्स, जीए एज इट इज चलता रहेगा। प्लस यहाँ पर आप अब 20 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस भी करेंगे। अब यहाँ पर अर्थमेटिक का टॉपिक प्लस डीआई प्लस एक हमारा मिसलेनियस टॉपिक कोई चलता रहेगा कॉन्स के अंदर। फिर 11th डे पे भी हमने SICI रखा है, डीआई करेंगे, साथ में सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स करेंगे, शिलॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 पैराजंबल्स, डेली करंट अफेयर्स, स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो अब रीजनिंग के अंदर तो मैं कुछ और चेंज आपको नहीं बताऊंगा, रीजनिंग और इंग्लिश का ये तो आप इस तरह से चलते ही रहेंगे। कौन सा हमारा प्राइमरी है मेरे लिए, तो कौन का बोर्ड्स हमें करना है डेट नंबर 12 पे, डीआई की क्लास करनी है। इसके अलावा एक मिसलेनियस टॉपिक में क्या होता है, हमारे पास नंबर सीरीज होती है जो कि रेगुलर भी होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज भी होती है, या फिर सिंप्लीफिकेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके अलावा जो डेटा सफिशिएंसी वाले सवाल हैं या क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले सवाल हैं, वो हम लोग मेंस के टाइम पे करेंगे जब हमारा प्री हो जाएगा, और इसी शेड्यूल के अंदर वो आगे उसका टाइम आएगा। डे 13 पे हम लोग ट्रेन्स करेंगे, डीआई करेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए आप इस तरह से करते रहेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स देखिए, कोडिंग डिकोडिंग देखिए। डे 14 पे हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस करेंगे, डीआई की क्लास करेंगे, नंबर सीरीज करेंगे। डे 15 फिर से हमारा अर्थमेटिक के टॉपिक का बफर डे है। बाकी डीआई और सिंप्लीफिकेशन आप चलता रहेगा आप लोगों का। रीजनिंग, इंग्लिश, जीए इस तरह से आप करते रहेंगे। डेली करंट अफेयर्स लिखना बहुत जरूरी है। कैसे लिखना है, मैं एक वीडियो जो आप लोगों को बनाकर दूंगा करंट अफेयर्स का पहला, उसी के थ्रू आप लोग समझ जाएंगे कि पूरी न्यूज को शॉर्ट में किस तरह से लिखना है। डे 16 में हम लोग क्वांट्स में टाइम एंड वर्क करेंगे, डीआई की क्लास करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स और ब्लड रिलेशन रीजनिंग का होगा। इंग्लिश आप लोग इस तरह से करेंगे, डेली करंट अफेयर्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में प्रोवाइड करूंगा। डे 17 की बात करें, क्वांट्स का टॉपिक पाइप एंड सिस्टम रहेगा, बाकी चीजें एज इट इज चलती रहेंगी हमारी। डे 18 की बात करें, इसमें मेंसुरेशन करेंगे। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2D 3D अप्रोक्सीमेटली इसके 70 क्वेश्चंस होंगे। 70 क्वेश्चंस में हम लोग पूरा टॉपिक एक बार में एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और जो एक वीडियो होगा उसकी लेंथ रफली 1.5 घंटे के आसपास की होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हम लोग लगाते नहीं अपने सवालों में। अब 19th और 20th डे पे हम ये बचा हुआ एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये हम लोग करेंगे, डीआई करेंगे,
रीजनिंग इस तरह से, जीए ऐसे और इंग्लिश, ये सब एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमारी चलती रहेगी। आगे देखते हैं अब। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए अपना टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, चैनल का ये लिंक डाला हुआ है, आईबीपीएस एग्जाम 2026 से आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा। और बैंक प्रेप विद विशवाइज बैंक, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोगों को एक ग्रुप भी इस चैनल के थ्रू भी मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रुप में सारे डिस्कशंस है, काफी सारे बच्चे एडेड हैं, आप लोग इसे ज्वाइन करिए। जो भी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, डाउट्स हैं, वो सब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। मेरी तरफ से जो भी इनपुट्स आएंगे मैं आप लोगों को चैनल और ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड करता रहूंगा। Thanks for joining with me. Thanks for watching. Keep learning, keep growing.